बताते हैं, सम्राट कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर मुहर लगी है। युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया है। 7 निश्चय 3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम का विस्तार होगा। योजना के लिए 430 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। एआई और ड्रोन जैसे नए कौशल की ट्रेनिंग युवाओं को दी जाएगी। सोलर नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल है। हर साल 2,57,000 से ज्यादा युवा प्रशिक्षित होंगे। कार्यक्रम में 6,436 रोजगार के अवसर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 3 के अधीन जो दोगुना रोजगार दोगुना आय की योजना है सरकार की, उसके अधीन 2026 से 27 से 2030-31 तक अर्थात अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना को स्वीकृति दी गई है और 26-27 के लिए इस पे 430 करोड़ 8,33,000 रुपए के व्यय की भी स्वीकृति दी गई है। आप सब अवगत होंगे कि कुशल युवा कार्यक्रम क्या। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आज की बैठक की बड़ी बातें। एजेंडे में मोहर लगी है जिसमें महत्वपूर्ण एजेंडा है युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ। और बता दें 7 निश्चय 3 के तहत जो कुशल युवा कार्यक्रम है जिसको लेकर 2026-27 से अब जो है 2030 से 31 तक ये विस्तारित किया जाएगा। यानी ये बड़ा फैसला लिया गया है। 430.08 करोड़ की स्वीकृति से युवाओं को अब एआई, ड्रोन, सोलर नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टेली विदेशी भाषा और ये उद्यमिता को लेकर जैसे ही भविष्य में कौशल प्रशिक्षण जो है वो उसकी शुरुआत की जाएगी। इससे प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार है ये अब सृजित किए जाएंगे और कुल मिलाकर इस पर प्रतिवर्ष 2.57 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित होंगे। एक बड़ा टारगेट लिया गया है और इसको लेकर फैसला किया गया है। दूसरा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए पद सृजित किए गए हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर बहाली की जाएगी जिसमें आपको विद्युत कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता के 211 पद जो है उसके सृजन की स्वीकृति हुई है। ग्रीन फील्ड सिटी जो है उसमें जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी, उसे हटा लिया गया है। आज कैबिनेट में फैसला हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुल 10 एजेंडे मोहर लगी है जिसमें मुफ्त बिजली योजना के तहत जो आवासीय उपभोक्ता के लिए फैसला लिया गया उसमें केंद्रांश के अतिरिक्त जो राज्य वित्तीय सहायता है 10,000 रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम और 20,000 रुपये प्रति उपभोक्ता डीबीटी के माध्यम से जो है अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसमें 1 वर्ष के लिए 1,000 रुपये अनुमानित व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। शिप्रा। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गोपालगंज दौरे पर पहुंचे जहां थावे मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार भी मौजूद रहे। सीएम ने मंदिर में पूजा कर राज्य के सुख शांति की कामना की और इसके साथ ही चनावे में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की भूमि का जायजा भी लिया। श्री सम्राट चौधरी आज प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद वे चनावे स्थित प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जमीन का भी जायजा लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि थावे वाली माता का आशीर्वाद बिहार वासियों पर बना रहे और बिहार समृद्धि की ओर आगे बढ़े, इसकी कामना करते हैं। उन्होंने बिहार की सुख समृद्धि के लिए थावे मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कामना की है। थावे माता के बारे में 2 शब्द बोलिए सर। थावे मैया का ही आशीर्वाद बने। बोलिए। थावे मैया का आशीर्वाद लिया हूँ और माँ से कामना करता हूँ कि बिहार समृद्धि की ओर आगे बढ़े। उनके साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार और मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। तो आज सम्राट चौधरी गोपालगंज दौरे पे हैं और उनका यहाँ पर अलग अलग 3 जगहों पर कार्यक्रम रखा गया है। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी की माता के श्राद्ध क्रम में भी वे शामिल होंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देकर फिर पटना के लिए वापस होंगे। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई। नीतीश कुमार के 9 सुनहरी बाग आवास पर यह बैठक हुई जिसमें जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत, रामप्रीत मंडल, देवेश चंद्र ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा भी शामिल रहे।
जैसे हम लोगों के जो आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे 7 माननीय सांसद जी थे वो हम अपने नेता से मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। ऐसे हम लोग पार्लियामेंट में मिलते थे, लेकिन सारे सांसदों ने मिलकर के आज उनसे आशीर्वाद लेने की। सांसद में गतिरोध पार्लियामेंट में लगातार हंगामा चल रहा है, उस पर कुछ बात हुई? क्या स्ट्रेटजी बनी है? जी बात हुई है, लेकिन बात जो हुई है वो यहाँ कहने वाला नहीं है, वो पार्लियामेंट की बात है। तो आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जी। हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हुआ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे विकास पुरुष। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर आपको सिवान से दिखाते हैं, जहां सरकारी स्कूल में चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी मच गई। स्कूल में आपसी वाद के बाद 7वीं कक्षा के छात्र ने 6ठी कक्षा के एक छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया है। घायल छात्र का महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी छात्र को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के स्वामी कर्मदेव मध्य विद्यालय की है। घायल छात्र की महाराजगंज मुख्यालय निवासी ऋषु राज है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ऋषु राज 6ठी कक्षा में पढ़ता है। कल दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। चाकूबाजी की घटना से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं घटना के बाद एसडीएम, एसडीपीओ समेत महाराजगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। हालांकि घटना के बाद से छात्रों के परिजनों में खौफ है। बड़ा सवाल है, आखिर 7वीं के छात्र के पास चाकू कहां से आया? शिक्षा के मंदिर में कॉपी, किताब, पेन की जगह चाकू का क्या काम? ऐसे में अभिभावक पर भी बड़ा सवाल उठता है। फिर बच्चों पर क्यों नहीं अभिभावक भी नजर रखते हैं? बच्चा कोई चाकू लाया था, आसपास जानकारी मुझे नहीं है कौन लाया था। मैं उस समय लाइब्रेरी में बाहर लगा किया था। लेकिन जो कार्यभार में होगा ना कोई, यहाँ स्कूल में तो होगा, ऐसा तो कोई टीचर तो होगा ना कोई क्लास में लोग टीचर थे। क्या बताया लो? आए तो क्या बताया लो? एसडीएम भी आए थे, एसडीपीओ भी आए थे यहाँ पे। बच्चा लाया था कोई चाकू जी, विश्वराज नाम का लड़का को चाकू मारा जी, इसके हाथ छीना जबकि मेरे पीछे जानकारी हमको। इसके पहले कुछ समय आपस में झगड़ा वगड़ा हुआ था? सुना है कि कल झगड़ा किया था सर। जेपीएससी भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार अभय तिवारी ने सीआईडी को बयान में बड़ी जानकारी दी है। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं में इंटरव्यू के नंबर पैसे लेकर बढ़ाने का खेल चलता रहा। एफआरओ और एसीएफ के पदों के लिए करीब 20 अभ्यर्थियों से 5 करोड़ 80 लाख रुपए वसूले गए। इनमें से 19 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि एक अभ्यर्थी फेल हो गया। इसके साथ ही सीडीपीओ परीक्षा में भी 10 लाख लेने की बात सामने आई है। बता दें कि अभय तिवारी ने 13 साल में 12 से अधिक परीक्षा पास की थी और वो परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल का मैनेजर था। अभय तिवारी ने बताया है कि जेपीएससी में चेयरमैन और सदस्यों की मदद से खेल चालू था। अभय तिवारी ने कबूल किया 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जेपीएससी के तीनों पूर्व सदस्य जमाल अहमद, अजीता भट्टाचार्य और अनीमा हांसदा के साथ साथ जेपीएससी चेयरमैन से संपर्क कर इंटरव्यू में सिटिंग कराई गई थी। रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। जेपीएससी के पूर्व सदस्य से पूछताछ जारी है। जमाल अहमद से सीआईडी पूछताछ कर रही है। पूर्व सदस्य डॉक्टर अनीमा से भी पूछताछ आज हुई। दोनों को सीआईडी ने समन भेजा था। अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार सीआईडी कर चुकी है। कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। जेपीएससी गड़बड़ी मामले को लेकर सीआईडी की जांच बदस्तूर जारी है और अब तक अगर बात की जाए तो 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं आज अगर पूछताछ की बात की जाए तो पूर्व सदस्य जमाल अहमद को सीआईडी मुख्यालय बुलाया गया है, जहां उनसे पूछताछ जो है वो फिलहाल सीआईडी के अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले में जो अब तक जानकारियाँ सामने आई है, अभय तिवारी के द्वारा जो दिया गया बयान था उसे लेकर ही सत्यापन जो है वो पूछताछ में की जाएगी।
जाहिर तौर पर जो अभय तिवारी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें न सिर्फ पूर्व चेयरमैन एल खियांगते बल्कि अगर बात की जाए तो जेपीएससी सदस्यों को लेकर भी जो बयान है वो दिया गया है और कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग की बात जो है इन तमाम लोगों के साथ की जाने की बात अभय तिवारी के द्वारा की गई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में ये भी चीज़ें सामने आई है कि कोचिंग संचालक और जो निदेशक हैं उन लोगों की भी मिली भगत होती थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर अभय तिवारी के द्वारा बयान दिया गया था और उस आधार पर अगर बात करें तो पूर्व जेपीएससी चेयरमैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं अब जो है पूछताछ का सिलसिला जो है वो जेपीएससी सदस्यों से किया जा रहा है और इसी कड़ी में जमाल अहमद जो हैं आज सीआईडी मुख्यालय पहुंचे हुए जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। देखना होगा कि इस पूछताछ में किस तरह से चीज़ें जो हैं वो सामने आती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। सिवान से बड़ी खबर मिल रही है। दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी की हत्या की खबर है। फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फाइनेंस कर्मी को 4 गोलियां लगी हैं। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। तरवारा बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। सैलून से दाढ़ी बनवाकर नीतीश घर लौट रहा था और इसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह क्या है और अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को ही निशाना क्यों बनाया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। रिश्तेदार में हम लोग घर पे थे तो फोन आया जी इनको गोली मार दिया गया है जी। हम लोग स्पॉट पे पहुंचे तो बोला वहाँ का जो 1-2 आदमी था कि 2 बाइक से था और गोली मार के भाग गया सब। अच्छा। फिर उसके बाद आके देखा भी कि मतलब मरे है कि जिंदा है जी जी। उसके बाद हम लोग को कुछ ग्रामीण जो सूचना मिला हम लोग भागे आए तब तक ये मतलब एक्सपायर हो गए थे। देखे कि मार के फेंका हुआ 5 मिनट पहले हम उधरे से निकले हैं। हाँ। अब बैंक चेक कर रहे हैं, उसी फोन आ रहा है कि इस तरह की घटना होटल में है। तो बढ़ आके देखे कि गिरा हुआ है तो उठा कर तुरंत हॉस्पिटल ले आए। तो मतलब ये जानकारी क्या मिली आपको, कहाँ घटना घटी थी, कैसे घटना घटी? ये घटना घटे मैंने इसके विषय में हम ना बताएंगे कैसे घटा है। तो आप लोग उस समय गश्ती में थे? हाँ, गश्ती में थे। धनबाद से बड़ी खबर है। 14 दिनों की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य और 2 करोड़ 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा समेत 3 हार्डकोर नक्सलियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। बुधवार को तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच धनबाद लाया गया। इसके बाद सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई और फिर जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। रांची में करीब 11 दिनों तक एनआईए, आईबी और झारखंड पुलिस की टीमों ने तीनों से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान एनआईए, आईबी और झारखंड पुलिस के अधिकारियों ने माओवादी संगठन के नेटवर्क, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और संगठन से जुड़े सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई। मिसिर बेसरा जैसा आप जानते हैं झारखंड का टॉप मोस्ट नक्सल कमांडर था। उसको संरक्षण अभियान में गिरफ्तार किया गया था, पुलिस रिमांड पे लाया गया था पूछताछ के लिए। आज उसको पुनः माननीय न्यायालय में जमा कराया जा रहा है। उसी क्रम में माननीय न्यायालय में जमा कराने से पहले स्वास्थ्य चेकअप कराना जरूरी होता है, उसी चेकअप में लाया गया। आगे भी क्या कार्रवाई? नहीं, अभी तो हम लोग जो लगातार पिछले 13-14 दिन से पूछताछ चल रही थी और पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें सामने आई है, बहुत सारी जानकारियां मिली है, तो उस पर फिर एक अलग से टीम काम कर रही है। और अभी चूंकि उनका रिमांड खत्म हो गया है तो उनको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल में जमा कराया जा रहा है। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। अमित शाह ने नीट के मुद्दे पर सदन में चर्चा को लेकर ये चिट्ठी लिखी है। सरकार विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा, हम सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहस और बातचीत ही लोकतंत्र का आधार है। सदस्यों के सुझाव पर सरकार विचार करेगी।
वहीं दिल्ली में आज एनडीए सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। भारत मंडपम से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा इंडिया गेट तक गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बड़ी संख्या में एनडीए के सांसद तिरंगा लेकर बाइक पर सवार हुए हैं। देशभक्ति के संदेश के साथ निकली इस यात्रा में तिरंगे की शान और सम्मान का खास ध्यान रखा गया। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देशवासियों को तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त से पहले कठुआ की सरहद पर हाई अलर्ट है। कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाके में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने मिलकर एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। जंगलों से लेकर खेतों, नदी नालों और सीमा पर लगी कंटीली तार तक हर संवेदनशील जगह पर जवानों की पैनी नजर बनी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से सरहद पर ऐसे क्यों बैठी हूं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं कि हथियारों के साथ साथ एसओजी के जवानों के हाथों में डंडे भी होते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, इन डंडों से क्या जांच हो रही है कि कहीं पर आतंकियों ने कोई टनल तो नहीं बना रखी, क्योंकि अक्सर जब आतंकियों की घुसपैठ में उनको मुश्किलें आती हैं तो इसी तरीके से वो टनल बनाते हैं। टनल बनाने के बाद वो कोशिश करते हैं घुसपैठ की, लेकिन जब बाढ़ से जमीनें धंसने लगती हैं तो और आसान हो जाता है कि कोई टनल यहाँ पर हो, लेकिन किस तरीके से डंडों से, कदमों से टनल को अगर कोई डिटेक्ट होती है तो किस तरीके से यहाँ पर इमीडिएटली वो एक्शन मोड में आते हैं। भारी तादाद में जवानों को आप देखिए, यहाँ पर आप पूरा फ्रेम दिखाइए, पूरी तस्वीरें दिखाइए हिमानी कि किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में इन बीएसएफ और पुलिस के जवानों को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई टनल तो नहीं है। क्योंकि चमोली के नीति घाटी में तमक में बादल फटने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। सोमवार को तमक में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें 3 गाड़ियों और वैली ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। पुल के बहने से नीति घाटी के 13 गांवों समेत भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों का संपर्क कट गया है, जबकि बीआरओ का हवलदार भी घटना में लापता है, जिसकी तलाश जारी है। और सुबह से ही डॉग स्क्वाड टीम और आईटीबीपी एनडीआरएफ के जवान नदी के किनारे और मलबे के साथ ही पत्थरों के बीच लापता ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक हवलदार पंकज का पता नहीं चल सका है। पंकज पिथौरागढ़ के धारचूला का रहने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू जारी है। 5200 से ज्यादा आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इंटरव्यू के पहले दिन 8 उम्मीदवारों से करीब 30 मिनट तक सवाल जवाब हुए। इनमें 3 पूर्व आईएएस, 1 पूर्व आईपीएस और 4 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल रहे। इंटरव्यू में पूर्व आईपीएस राजेश पांडे, जौनपुर के पूर्व डीएम दिनेश चंद्र और पूर्व डीएम योगेश्वर राम मिश्रा समेत अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। इंटरव्यू लेने वाली कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, डॉक्टर सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हैं। उम्मीदवारों से उनके प्रशासनिक और पेशेवर अनुभव के साथ धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव, श्री राम में आस्था, परिवार और नेतृत्व क्षमता के साथ ही जनेऊ पहनते हैं या नहीं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं जैसे सवाल पूछे गए। आवेदन फॉर्म में श्री राम जन्मभूमि के लिए विजन और कार्य योजना भी मांगी गई थी। 18 उम्मीदवारों में से 3 नाम फाइनल किए जाएंगे, जिसके बाद ट्रस्ट सीईओ का चयन करेगा। फिलहाल राम जन्मभूमि परिसर के ग्रीन हाउस में इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है। और अब बात कारोबार की खबरों की करते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 158 रुपए चढ़कर 1.53 लाख रुपए पर पहुंच गया है। 1 किलो चांदी की कीमत 4600 रुपए बढ़कर 2.35 लाख पर पहुंच गई है। इस महीने यानी अगस्त में सिर्फ 12 दिन में ही सोना 10,000 और चांदी 16,000 रुपए महंगी हो चुकी है। दामों में लगातार इजाफा से खरीदारों पर इसका सीधा असर पड़ा है।
और अब बात खेल जगत की खबरों की करते हैं। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शादी के बंधन में बंध गए हैं। पुर्तगाल में अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिग्स से शादी रचा ली है। रोनाल्डो और जॉर्जिना के बीच 2016 में मैड्रिड में मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों बेहद करीब होते गए और मंगलवार को दोनों ने 7 फेरे लिए हैं। हालांकि दोनों के 5 बच्चे भी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अंगूठियां पहनते हुए फोटो भी शेयर की है। रोनाल्डो और जॉर्जिना ने आज से ठीक 1 साल पहले 12 अगस्त 2025 को सगाई की थी और उसी वक्त जॉर्जिना ने इंस्टाग्राम पर एंगेजमेंट रिंग की फोटो भी शेयर की थी। कैप्शन में लिखा था, हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। और इस जिंदगी और आने वाली हर जिंदगी में दोनों ने 2017 की शुरुआत में अपने रिश्ते की पुष्टि की थी और ज्यूरिख में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में पहली बार साथ दिखाई दिए थे।